नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और देखिए शिक्षकों के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो टीआरई 4 का मामला हो। इसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग की हम बात करें तो कई ऐसे विषय हैं जिस पर लगातार कशिश न्यूज़ अपनी बातों को उठाता रहा है। और आज एक बार फिर से हम यहाँ मौजूद हैं आप सभी के बीच। हमारे साथ शिक्षक नेता आनंद पुष्कर हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आनंद पुष्कर जी बहुत स्वागत करते हैं आपका कशिश न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। जी, नमस्कार कर रहे हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। और देखिए मुलाकात हुई है आपकी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कैसी रही मुलाकात? सकारात्मक रही है? कि उनसे तो मुलाकात बराबर मेरी होते भी रही है और हम सबों के अभिभावक हैं और मुलाकात बहुत ही सकारात्मक हुई है और शिक्षकों के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे लगातार सब लोग जानते भी रहे हैं कि हम लोग लगातार सरकार को संज्ञान में हर शिक्षक और शिक्षार्थी के मुद्दे को देते रहे हैं। कल भी बहुत सकारात्मक चर्चाएँ उनसे हुई है। टीआरई 4 सबसे बड़ा विषय फिलहाल बन चुका है कि आखिर नोटिफिकेशन कब आएगा? छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं क्योंकि 2 साल का वक्त काफ़ी लंबा होता है और कब ये मुलाकात खत्म होगी? देखिए, सबसे जो बड़ी बात इंतज़ार है है। आज के परिदृश्य में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार के माननीय लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जी नीतीश जी की जब सरकार थी और हुँ, एक विज़न था और वही विज़न्स को लेके आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आगे चल भी रहे हैं। और आपने देखा होगा पूर्व में भी कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में लगातार लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली इस सरकार ने किया है। आज जो समय है 6.5 लाख से ऊपर पूरे बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में बिहार में जो एक विज़न था बेरोज़गारी को दूर करने का, तो इसमें कहीं न कहीं सकारात्मक पहल सरकार कर भी रही है और की भी है। और आज आपने देखा होगा कि टीआरई 4 के भी मुद्दे पे मेरी बात हुई है और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी विज़न्स है कि हमको जो बिहार के जो हमारे भाई-बंधु रह गए हैं, तो उनको हमको रोज़गार देना है, उनको हमको नौकरी देनी है। तो इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है और मुझे लगता है कि जल्दी 15 दिन के भीतर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा है कि हर मसलों को रिज़ॉल्व करके और अधियाचना को हम लोग भेज देंगे। और मुझे लगता है कि 15 दिन के भीतर में मसले रिज़ॉल्व भी हो जाएँगे और जल्द से जल्द टीआरए 4 के लोगों की बहाली भी हो। नहीं, एक एक इसके सवाल रश्मि एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि ठीक है शिक्षा मंत्री ने 15 डेज़ का कोई इस तरीके से नहीं कहा है, लेकिन बहुत जल्द ज़रूर कहा है। तो जो शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं और आपकी जो सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या दोनों में समानता दिख रही है? और क्या ये टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी हैं, वो ये मान कर चलें कि मई महीने में खुशखबरी आने वाली है? शेड्यूल निकलने वाला है, विज्ञापन कल निकल जाएगा? देखिए, आशुतोष जी सबसे बड़ी बात यह है कि कंसर्न ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर से रहा है। तभी शिक्षा मंत्री जी ने भी आके और डिपार्टमेंट के स्तर से भी उन्होंने बयान दिया और सरकार के स्तर से यह बयान आया कि जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। और कल मेरी मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हुई तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि जल्द ही इस प्रक्रिया का निपटारा हम लोग कर लेंगे। जो टेक्निकल कुछ बाधाएँ थी, वो टेक्निकल बाधाओं को दूर करने में डिपार्टमेंट लगा है। और जल्द से जल्द जो है कि ये प्रक्रिया शुरू होगी और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि मई महीना तो नहीं कहेंगे, मई महीना के अंतिम से और जून के फर्स्ट वीक तक ज़रूर मैटर रिज़ॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये खुशखबरी है रश्मि। बिल्कुल टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल ले खुशखबरी है सकते हैं? लेकिन ये भी आनंद जी ने ज़रूर कहा है कि मई नहीं बल्कि अगले महीने यानी जून तक का इसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो इंतज़ार तो फिर से एक बार लंबा हो गया ना और परेशानी कहाँ आ रही थी? आपने कहा कि कुछ टेक्निकल परेशानियाँ थी, कौन-कौन सी परेशानी थी? अगर आप कुछ बता सकें तो, ताकि देखिए छात्र भी समझ टेक्निकल सकें कि अगर देरी हो रही थी, तो उसकी मुख्य वजह क्या रही? देखिए मुख्य वजह उसमें कुछ वैसी कोई बड़ी बात नहीं है मुख्य वजह का। एक ये प्रोविज़न्स है कि हुँ, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रक्रियाएँ चलाई जाती हैं, उन प्रक्रियाओं की जो प्रोसेस होती है और डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिक्ति भेजी जाती है और रिक्ति जो स्वीकृत और सैंक्शन पदों पे भेजा जाता है, उसी के आलोक में जो है
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विषयवार जो है कि आयोजित करती। तो मूल बातें यही थी और ये सब सारी प्रक्रियाओं को मुझे लगता है कि अब जल्द से जल्द रिज़ॉल्व भी हो जाएगा। रिज़ॉल्व हो भी चुका है ऑलमोस्ट और हुँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्द ही हम लोग करेंगे और सरकार का भी विजन्स है कि जल्द ही हम लोग रोज़गार लोगों को देंगे और नौकरी देंगे। इस पे सरकार सम्राट चौधरी जी की सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो विजन्स है उस पे यह सरकार लगातार चल रही है। एक सवाल है आनंद भाई, ये सवाल ये है कि एक खबर सामने आ रही है कि टीआरई 4 जब होगा, टीआरई 4 की जब परीक्षा होगी तो अब पीटी और मेंस की तैयारी चल रही है। तो क्या एक बड़ा रीज़न ये भी है और इस पर कोई ठोस मतलब अंतिम निर्णय हो चुका है विभाग की तरफ से, अंतिम तैयारी चल रही है? क्या टीआरई 4 में अब जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे तो 2 परीक्षा देना होगा उनको? इस पर कोई स्पष्टता नज़र आ रही है क्या? मुलाकात हुई है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अभी इस पे डिपार्टमेंट आत्ममंथन भी कर रहा है। आपने देखा होगा कि कल एक नए अपर मुख्य सचिव भी आए हैं और तो जी। व्यक्तिगत बात यह है कि जब चीज़ें परिवर्तित होती है तो कुछ ना कुछ उसमें नए टेक्निकल चीज़ों को लाया भी जाता है। क्योंकि सरकार की एक योजना भी आप जानते होंगे कि अभी मॉडल्स स्कूल की योजना भी लगातार सरकार की चल रही है। और आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जब विश्वास मत हासिल किया था तो उन्होंने एक उस समय ही एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अधिकारी हो या प्रभु वर्ग के बच्चों, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। और आज के परिदृश्य में आपको ज्ञात होगा कि समान स्कूल प्रणाली की जो प्रतिवेदन रिपोर्ट स्वर्गीय मदन मोहन झा जी जब अपर मुख्य सचिव थे तो 2007 में वो प्रतिवेदन रिपोर्ट इस राज्य सरकार को मिला था, शिक्षा विभाग ने तैयार किया था। अब वह रिपोर्ट यही कहती है कि शिक्षकों का वेतन एक समान होना चाहिए, एक समानता का अधिकार और बच्चों में भी एक समानता का अधिकार देना चाहिए। तो कहीं न कहीं योग्यता और जो क्वालिफ़िकेशन भी जो सारी चीज़ें हैं, तो स्वाभाविक बात है कि सरकार की यह सोच है, सरकार इस दिशा में आगे बढ़ भी रही है और उस दिशा में काम भी कर रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रख के लगातार ये काम किया भी जा रहा है और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारे हमारे शिक्षक बहाल होके भी आए हैं, जो पूर्व में भी लगातार काम कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स जो टीआरई 4 में भी इस स्वरूप में आएँगे, इसमें कहीं कोई इक्मत की बात नहीं है। और नौकरी देने का प्रोविज़न्स जो नीतीश जी का जो विज़न्स रहा है और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी का जो विज़न्स है, तो स्पष्ट रूप से नौकरी मिलेगा, इसमें कहीं इक्मत की बात नहीं है। थोड़ी प्रक्रियाओं में विलंब हो रहा है, लेकिन टीआरई 4 की बहाली जल्द से जल्द सरकार करेगी। 2-3 और मसले हैं, जैसा कि रश्मि ने शुरुआती में ही अपने इंट्रो में कहा कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो या फिर वित्त रहित शिक्षकों के मसले हों या फिर शिक्षक का जो इन दिनों आक्रोश देखा जा रहा है, जनगणना वाले कार्य में लगाया गया है। इन सब मुद्दों पर क्या बातचीत हुई है और बातचीत हुई है तो क्या आश्वासन मिला है? क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है सीएमओ स्तर पे और विभाग के स्तर पर? देखिए, इन सब विषयों पे मेरी बात हुई है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिनके संज्ञान में सारी बातें हैं और शिक्षा और शिक्षार्थी के हर विषयों को वह संज्ञान में रखे हुए हैं। जब मेरी उनसे संवाद हुई और चर्चा हुई, जब मैंने उनसे प्रसंग छेड़ा वित्त रहित वाले विषय पे और उनका विजन्स भी था क्योंकि एक यही वर्ग है जो अछूता रह गया था जिसको वेतनमान की एक मांग थी कि हम लोगों को भी वेतनमान होना चाहिए। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार लगातार उनको अनुदान की राशि दे भी रहा था और राशि वो जा भी रही थी उन लोगों के खाते में, लेकिन शिक्षकों की एक मांग यह थी कि हम प्रबंधन के द्वारा संचालित होकर चल रहे हैं और कहीं न कहीं वो लोग चाहते थे कि हमको एक वेतनमान मिले। इस पे आपको भी ज्ञात होगा आशुतोष जी कि चुनाव के पहले आपको मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बड़ी कमिटी बनाई गई, जिसमें विकास आयुक्त भी थे, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव भी उसके सचिव थे और 6-7 और बड़े-बड़े आईएएस पदाधिकारी उसमें बैठे हुए थे और चीफ सेक्रेटरी जिस कमिटी के अध्यक्ष स्वयं बने हुए थे। तो वैसी उतनी बड़ी कमिटी बनी और उस कमिटी को जाके व्यक्तिगत रूप से मैं मिला भी था और मैंने इसकी पहल भी की थी और अध्यक्ष मुख्य सचिव से भी जाके मैं मिला था और इन लोगों की जो डिमांड थी, उस डिमांड को भी जाके मैंने वहां तक उन लोगों को पहुंचाया भी था। इस पे सरकार की सोच बिल्कुल पॉजिटिव है। सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग लें
और जो शिक्षकों का एक संपूर्णतः वेतनमान है, उस वेतनमान की प्रक्रिया को हम लोग को पूरी करनी चाहिए। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह ज़रूर स्मरण में दिया कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार किया गया था, उसमें यह याचिका ऑलरेडी तय थी कि वित्त रहित विद्यालयों को किस प्रकार से अधिग्रहण किया जाए, उनके वेतनमान को कैसे बनाया जाए, एक समानता का अधिकार कैसे दिया जाए, एकरूपता कैसे आएगी, क्योंकि वैसे विद्यालय जो बड़े-बड़े पुराने लोग, पूर्वजों के द्वारा बेशकीमती ज़मीन को दिया गया था, उस समय दिया गया था जब राज्य में शिक्षा की उतनी विकास नहीं थी और लोगों ने अपनी ज़मीन को दिया और शिक्षकों को रख के और पढ़वाने का काम भी किया और वर्षों-वर्षों वो लोग सेवा भी देते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है कि उनको भी उनका अधिकार और वेतनमान मिलना चाहिए। इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल पॉजिटिव हैं। उन्होंने तुरंत जो है संज्ञान भी इस मसले को लिया और कई भी सकारात्मक वो पहल भी कर रहे हैं। दूसरी बात आशुतोष जी आपने जो बोला कि आज की परिदृश्य में विशिष्ट शिक्षकों का जो मसला है या विद्यालय अध्यापक का जो मसला है, आपने देखा होगा आप तो लगातार आपसे संवाद होते रही है आपके चैनल्स पे। देवन से हम लोग यह सवाल को उठाते रहे हैं कि बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह विजन था कि जब उन्होंने 2006 में नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से बहाल करके आया और फिर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी की ही देन थी कि उनको पंचायती राज व्यवस्था से अलग करके और सरकारी कर्मी का भी दर्जा दिया, उनको वेतनमान दिया, उनको सारी सुविधा भी की। उनके ही कार्य योजना में ये सब सारी प्रक्रियाएं शुरू भी हो गई थी कि किस प्रकार से उनको वेतनमान दिया जाएगा और सरकारी शिक्षकों का दर्जा भी उनको दिया जाएगा। लेकिन कुछ बातें अधूरी थी, कुछ बातें अधूरी यह थी जो शिक्षकों के जांच में, क्योंकि समस्याएं जो होती है अनंत होती है और जब तक सेवा होती है तब तक समस्या होती है और मांग तो लगातार जायज भी होता है और मांग करना भी चाहिए और सरकार से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। मूल बात यही है। तो आज की परिदृश्य में उनकी जो मूल लड़ाई है, उनकी जो मूल मांग है वो वेतनमान की मांग है। उनकी मांग है जो पेंशन्स की मांग है। और यह जो एक अपर मुख्य सचिव के द्वारा जिस आदेश की चर्चा आपने किया है, कि जिस आदेश को उन्होंने निर्गत कर दिया कि आप जनगणना का कार्य भी करेंगे। ठीक है, भारत सरकार के नॉर्म्स में है, उसका हवाला देते हुए आपने पत्र को निर्गत किया। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक जो शिक्षक विद्यालय का कार्य करेंगे और विद्यालय का कार्य करने के बाद उनको कहिए कि आप जनगणना के कार्यों में आप जाइए, तो यह उचित नहीं प्रतीत होता है। यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस बातों इस की पर संज्ञान को भी मैंने इस पर क्या कहा सम्राट चौधरी जी ने? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यक्तिगत सारी चीजों को जाना भी और देखिए वो जमीन पे रहते हैं और जमीन की सारी चीजों को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सारे अनुभवों को महसूस भी किया है। तो एक होता है कि एक अधिकारी लोग बैठ के अपने कार्य ऑफिस में बैठ के कोई नियम को बना देते हैं, जो नियम कहीं न कहीं धरातल पर बिल्कुल विपरीत हो जाता है। लेकिन सोचिए कि ठनहा ठकराहा जैसे उतने दूर-दूर विद्यालयों में शिक्षक जाते हैं और पाठ्यक्रम का कार्य करते हैं, बच्चे आते हैं, दूर-दूर से आते हैं, फिर उसके बाद उनकी जनगणना की ड्यूटी बहुत दूर-दूर लगाई गई है। इस पे मैंने उनको संज्ञान दिया और वो सकारात्मक बिल्कुल इसमें है। अभी शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव भी बदल गए हैं। कहीं न कहीं ये अपर मुख्य सचिव के प्रति जो योजना हम लोगों की थी, जो हम लोग सोच रहे थे, तो कहीं न कहीं अभी नए अपर मुख्य सचिव आए हैं, आज से वो योगदान करेंगे और मुझे लगता है कि इन विषयों को संज्ञान भी सरकार ने लिया है और कहीं न कहीं सरकार के स्तर से इन विषयों पे ज़रूर निपटारा होगा और मुझे लगता है कि जो जनगणना कार्य है, उसमें एक आदेश स्पष्ट रूप से पहले भी निकला हुआ था कि कहीं कंपल्सरी नहीं था कि विद्यालयों में आपको कार्य करने के बाद ही आपको वो जनगणना कार्य करना है। तो मार्क ऑन ड्यूटी लगा के भी आप इन कार्यों को कर सकते हैं और मेरी तो प्रखर मांग यही है, आशुतोष जी आपके माध्यम से भी और जब हम लोग मिलते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो उनको भी हम लोग यह बात कहते हैं कि शिक्षकों के कार्यों को बस केवल शैक्षणिक कार्यों में लिया जाए, गैर शैक्षणिक कार्यों से उनको दूर रखा जाए। और गैर शैक्षणिक कार्य कराने के लिए आपके पास में बहुत सारे हैंड्स भी पड़े हुए हैं और सरकार भी इस बातों की महसूस करती है कि नहीं हम लोगों को उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से दूर रखना चाहिए। लेकिन आपको पता ही है कि कुछ ऐसे मुफस्सिल के पदाधिकारी हैं जिनकी कलम अपने हिसाब से चलती है, लेकिन सम्राट सरकार है वैसे मुफस्सिल की पदाधिकारी की कलम को भी रोकेगी और मुझे लगता है कि यह जो तुगलकी फरमान जो उनके द्वारा जारी किया गया है,
यह फरमान भी रुकेगा। तीसरी बात आशुतोष जी आपने कहा स्थानांतरण वाला विषय। तो देखिए बिल्कुल। स्थानांतरण वाले विषय में आपने बहुत इस मसले को उठाया भी और शिक्षकों की एक लंबित मांग भी थी और आपको ज्ञात भी होगा कि आपके मंच से भी उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि ट्रांसफर्स की प्रोविजंस को बनाई जाएगी और 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण भी हुआ इस राज्य में। पहली बार ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के रीजन्स में इतने लार्ज स्केल में शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ, यह बड़ी बात है। लेकिन मूल बात ये भी है कि हम सब लोग हैं, हम सब लोगों को भी यह चाहत ज़रूर होती है कि हमको और नज़दीक के विद्यालयों में हमको मिले, यह सोच होती है। और स्थानांतरण जो होती है कि स्वैच्छिक और ऐच्छिक भी होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने इस बार जो उनका कैडर्स है, वो स्थानांतरणीय कैडर है। तो इस पे शिक्षा विभाग ने एक कमिटी भी बनाई है, जो कमिटी यहाँ मंथन भी कर रही है कि शिक्षकों के विषय को विसंगति को दूर करते हुए और स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण उनको मिलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे वो कमिटी बने हुए काफी वक्त गुजर चुका है और इस बीच में ट्रांजिशन फेज भी था, सरकार का हस्तांतरण भी हुआ, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, नए शिक्षा मंत्री आए, नए एसीएस आए। उस पर मतलब कितना काम हो चुका है, क्योंकि शिक्षा मंत्री का भी बयान मैं सुन रहा था, उन्होंने भी कहा था कि सबसे ज्यादा शिकायत अगर किसी बात की आ रही है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को लेकर के, ट्रांसफर गलत हुआ है, इसको इधर से उधर किया जाए। तो ये मतलब बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, जो कहीं नजदीक में रहना चाहते हैं उन्हें दूर दराज भेज दिया गया। उसमें महिला भी है, बहुत सारी महिला शिक्षिका भी है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है आशुतोष जी की जो ट्रांसफर हुआ, आपको ज्ञात होगा पिछले साल जो ट्रांसफर हुआ, तो उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिपार्टमेंट ने ट्रांसफर पूरा किया है। और जिलों में कहीं न कहीं यह सुनने में ज़रूर आया है और हम लोग भी जो देखते हैं, विषय की विसंगति ज़्यादा हो गई है। विषय की विसंगति यह हो गई है कि किसी विद्यालय में 1-1 शिक्षक चले गए हैं, एक विषय के 9-9 शिक्षक चले गए हैं और कोई विषय ही पूरा खाली हो गया, तो यह तो विषय की विसंगति हो गई। तो इसीलिए विषय की विसंगति को दूर करने का प्रोविज़न्स तभी हो पाएगा, जब स्थानांतरण के लिए एक ठोस कोई नियमावली बनेगी। और वह जो कमिटी जो बनाई गई है, वो ट्रांसफर्स की नियमावली को बनाने के लिए बनाई गई है। और आपको ज्ञात होगा कि आपके सेकेंडरी डायरेक्टर भी और शिक्षा सचिव भी 4 मई तक तो बंगाल में चुनाव चल रहे थे और चुनाव में उन लोगों को भारत सरकार के द्वारा वो लोग चले गए थे। तो स्वाभाविक बात है कि 4 मई तक तो कमिटी की बैठक नहीं हो पाई थी। लेकिन 4 मई के बाद जब सरकार बदली है, तो कमिटी की 2-2 बैठकें भी हो चुकी है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी जल्द यह कोशिश भी है कि स्थानांतरण की पॉलिसी हम लोग बना दें, ताकि जून के महीने में जो शिक्षकों का स्थानांतरण लंबित है और जो विषय की विसंगति उत्पन्न हुई है, तो उसको दूर करते हुए हम लोग स्थानांतरण को कम से कम इम्प्लीमेंट कराएँ, ताकि शिक्षकों का स्थानांतरण का लाभ भी मिल पाए। और एक बात यह आशुतोष जी ज़रूर है कि यही सरकार है कि कुछ संभव भी है। दूसरे सरकार के वश की यह बात नहीं है। 1,90,000 शिक्षकों का यह भूतो न भविष्यति, यह एक इतिहास है इस बिहार में कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी की रीजन्स में 5 लाख में से 1,90,000 शिक्षकों को स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिला। जब मास लेवल्स में कोई चीज होती है, तो स्वाभाविक कहीं न कहीं छोटी-बड़ी परेशानी तो होते रहती है और उसको भी है कि ट्रांसफर्स की नियमावली बना के उसको हम लोग अवश्य दूर करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल आनंद जी, हम लोग भी इत्तेफ़ाक रखते हैं, रश्मि भी इत्तेफ़ाक रखती हैं कि इसी सरकार ने इतने शिक्षकों की बहाली भी की है और बहुत सारे ग्रीवांसेस थे, बहुत सारी ऐसी माँगें थी जो फुलफ़िल भी हुई है। यही वजह है कि इसी सरकार से, एनडीए की सरकार से आशान्वित भी हैं छात्र हो या शिक्षक हो, और जो भी माँगें बची रह गई, जो भी शिकायतें हैं, उसको भी दूर करना और करवाना चाहते हैं। रश्मि कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, यानी अब हम ये मान कर चले आनंद जी कि आपकी जो मुलाकात पॉज़िटिव रही है और कुछ माँगे भी चूँकि आपने रखी है मुख्यमंत्री के सामने, अगर एक बार वो आप दर्शकों को बता सकें कि वो आपकी तरफ से प्रमुख माँगे जो रखी गई, वो कौन-कौन सी थी? देखिए, मूल बात थी हम लोगों का कि हम लोग चाहते थे कि टीआरई 4 की बहाली जल्द से हो। दूसरी बात हुँ, हमारी थी कि वित्त रहित जो हमारे शिक्षक हैं, उनको वेतनमान का प्रोविज़न्स लागू किया जाए।
तीसरी हमारी मांग थी कि ये डिपार्टमेंट के द्वारा प्रमोशन की संचिकाओं पे जो आदेश निर्गत किया गया है और प्रमोशन का आदेश जो है कि निर्गत कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रमोशंस अभी जिलों में नहीं हो पा रहे हैं, तो वो भी एक मसले लंबित पड़े हुए हैं। तीसरी हुँ, बात है कि वेतन की विसंगति जो पड़ी हुई थी, उन वेतन की विसंगति को दूर करते हुए उनको एक वेतन स्वरूप तैयार किया जाए। पाँचवीं बात यह थी कि हम चाहते भी थे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो विश्वास मत हासिल करने के दिन में एक बड़ी बात उन्होंने कही थी, जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं कहा है और उनकी सोच इतनी पॉजिटिव थी, वो चाहते भी थे कि कम से कम इस राज्य में जो हम लोग गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वैसे विद्यालयों का निर्माण हम लोग अवश्य रूप से करें, जहाँ एकरूपता हो, एक समानता हो, जहाँ प अधिकारी के भी बच्चे जाएँ और गरीब वर्ग के बच्चे भी जाएँ, प्रभु वर्ग के बच्चे भी जाएँ और एक हुँ, समानता उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। तो मेरी यही सोच थी कि जो हुँ, 2007 में जो शिक्षा विभाग ने आदरणीय झा जी के नेतृत्व में, स्वर्गीय मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में जो बनाई थी कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया था कि समान स्कूल प्रणाली रिकमेंडेशन रिपोर्ट को लागू की जाए, इस पे भी मैंने जो प्रतिवेदन रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग की तैयार की गई थी, उस प्रतिवेदन रिपोर्ट को भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया, शिक्षा समिति की भी रिपोर्ट को मैंने दिया और स्पष्ट रूप से उसमें यह प्रोविजंस था कि किस प्रकार से विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, शिक्षकों का वेतनमान क्या होना चाहिए, शिक्षकों के लिए पेंशन्स का प्रोविजंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी बनी हुई है। तो यह हुँ, स्मरण में दिया था कि सरकार को भी संज्ञान लेने में बहुत ही ईज़ी रहेगा और ईज़िली सरकार इसमें काम भी कर सकती है। शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक का भी एक मांग इसमें लगातार रहा है कि वो लोग भी चाहते रहे हैं कि हम लोग को भी एक वेतनमान मिलना चाहिए। हमारे हुँ, फिजिकल टीचर्स जो हैं, जिनको यह भी है कि उनकी वरीयता का निर्धारण कई ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वो लोग वंचित हो जा रहे हैं। उनकी भी शारीरिक शिक्षकों का भी माँग था। लाइब्रेरियन की भी हमारी यह डिमांड थी कि कम से कम उन लोगों का भी जो है कि ये होना चाहिए, उनका स्थानांतरण नीति उनको भी लागू होनी चाहिए और उसमें उनका एक जुड़ना एक चाहिए। एक और खबर आ रही है सामने कि टियर 4 से पहले लाइब्रेरियन की भी बहाली की भी बातें सामने आ रही है। तो ये क्या है? मतलब टियर 4 से पहले कुछ तैयारी चल रही है क्या विभाग के स्तर पर? इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं आई है क्या? ला लाइब्रेरियन की बहाली तो होनी ही होनी है और दोनों बहाली बहुत जल्द ही होगी। अब कौन पहले होगा, कौन बाद होगा, ये तो देखने का विषय है। लेकिन शिक्षा इतना मंत्री ज़रूर ने है कि ऐसे लाइब्रेरियन वाले कुछ मिले थे अभ्यर्थी, तब नहीं उन्होंने कहा था कि लाइब्रे हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। नहीं लाइब्रेरियन की बहाली तो होनी है और ये पहले भी ये प्रोविज़न्स हो चुका है। इस पे तैयारी ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने करके रखा है, बस वो कैबिनेट से जैसे स्वीकृति हो जाएगी तो वो अब प्रक्रिया एकदम धीम है। लेकिन हमारा मेन था कि जैसे जो लाइब्रेरियन अभी कार्यरत है, उन लोग भी चाहते हैं कि हमको स्थानांतरण का लाभ मिले। तो एक उनके भी मसले थे और संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय में आशुतोष जी आपको ज्ञात होगा कि उन लोगों को वेतनमान मिला, लेकिन कहीं न कहीं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलता है, जिसके चलते उनको परेशानी हो रही है वार्षिक वेतन वृद्धि को लेके। तो ये भी मुख्य एजेंडे थे कि कम से कम संस्कृत और मदरसा के लोगों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ होना चाहिए। तो यही प्रखर मुद्दे थे और मेन यह भी था कि कम से कम सरकार को यह ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए कि हुँ, एकरूपता जो वेतनमान की जो एकरूपता है 9300 से 34,800 का, इस पे भी हम लोगों का प्रयास है और इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोगों की बात हुई है। कल माननीय एक मुख्यमंत्री महोदय एक ने भी एक स्पष्ट टेक्निकल रूप से सवाल ही है कहा। कि टीआरई 4 को लेकर के या लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर के टीआरई 4 की बहाली में तो प्रक्रिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है पिछली सरकार में ही। तो क्या कोई कैबिनेट का इम्प्रूवमेंट भी चाहिए क्या? कैबिनेट से भी इस पे सहमति बननी चाहिए क्या? कुछ इसकी वजह से भी कहीं प्रक्रिया में देरी आ रही है? कैबिनेट की सहमति ज़रूरी है क्या टीआरई 4 की बहाली के बिल्कुल, लिए? अब बिल्कुल, बिल्कुल बहाली बहाली के लिए कैबिनेट की स्वीकृति तो होनी ही चाहिए, क्योंकि स्वीकृत और पद जो होते हैं, स्वीकृत पदों को डिपार्टमेंट करके और कैबिनेट में भेज देता है और मंत्री परिषद का निर्णय जब उस पे लगता है, मुहर लग जाता है, उसके बाद जो है कि डिपार्टमेंट में और आयोग में चला जाता है। तो स्वीकृति तो मंत्री परिषद की चाहिए होती ही है और मुझे लगता है लेकिन कि इसपे तो सीए के पास वो 46,000 के आसपास 40 प्लस के पास तो वैकेंसी भी जा चुकी है कि भाई इतने पदों पर बहाली लेनी है।
हाँ, तो पिछली सरकार में इसमें कैबिनेट में स्वीकृति भी ऑलरेडी हो भी चुका था। जैसे होता है कि मंत्रिपरिषद में सबसे पहले पदों की स्वीकृति ले ली जाती है और जी। बहाली की जब स्वीकृति हो जाती है, उसके बाद विभाग अपने हिसाब से बहाली की प्रक्रिया शुरू कर देता है। तो पूर्व में भी आपको ज्ञात होगा कि इसी प्रकार से टीआरई 1 की भी बहाली हुई, टीआरई 2 की भी बहाली हुई, टीआरई 3 की भी बहाली हुई और टीआरई 4 की भी बहाली की प्रक्रिया भी वही है। इस प्रक्रिया में कहीं कोई उलटफेर होने वाला नहीं है और यह स्पष्ट ज़रूर है कि जिस प्रकार किसी भी विभाग में यह नियम भी है कि रिक्त पदों को स्वीकृत करके कैबिनेट का मुहर लगने के बाद डिपार्टमेंट को दिया जाता है और शिक्षा विभाग में आपने देखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। स्वास्थ्य विभाग में आप देखते होंगे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा होता है। तो जितनी बहालियाँ होती हैं, उन आयोग और बोर्ड्स को दे दिया जाता है परीक्षा कंडक्ट करने के लिए और मुझे कंडक्ट मुझे करने के जहाँ तक बाद याद है कि जब 46,000 जो वैकेंसी बताई गई थी, उस वक्त ये भी कहा गया था कि संख्या इसलिए हम कम कर रहे हैं, इसकी कमी हम टीआरई 5 में पूरा करेंगे। तो क्या अब टीआरई 5 का इंतजार ना करते हुए टीआरई 4 में ही संख्या को बढ़ाया जा सकता है? क्या इस तरह की भी कोई चर्चा हो रही है क्या? देखिए, जो अभी रिक्त पद जो आए हैं, आपको ज्ञात होगा कि 6 लाख प्लस में शिक्षक अभी बहाल भी हो चुके हैं और सरकार की मंशा यही है कि मॉडल्स स्कूल भी हम लोग खोलें। तो मॉडल्स स्कूल में और भी स्किल्स बच्चों को शिक्षा देने के लिए भी सरकार की यह मंशा है। क्योंकि आजकल का जनरेशन जो बढ़ते चला गया है, ये स्किल की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, संस्कृत, संगीत की शिक्षा और भी बहुत सारे एआई का फॉर्मेशन भी आपको आ गया है। तो ये जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जिस शिक्षा नीति में मेन टारगेट आपको इसकी स्किल पे किया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि यह सब जब क्रिएशन जब होगा, तो स्वाभाविक बात है कि वैकेंसीज़ तो क्रिएट होके आएँगी ही ना। तो जैसे-जैसे वैकेंसी क्रिएट होते हुए चली जाएँगी, वैसे-वैसे सरकार जो है बहाली की प्रक्रिया पूरी करते हुए चली जाएगी। और आप जानते भी होंगे कि बहुत सारे शिक्षक आपको रिटायर्ड भी होते हुए चले जाते हैं। हर महीना उनकी रिटायरमेंट भी होती है। तो स्वाभाविक बात है कि वर्षों से कार्यरत शिक्षक जो रिटायर भी कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद जो पद खाली हो रहे हैं, तो उसमें भी सरकार को एक साइकिल एक प्रक्रिया है। तो स्वाभाविक बात है कि आज 46,000 पद है, हो सकता है कि उस पदों को और बढ़ाने की प्रक्रिया होगी, तो राज्य सरकार ज़रूर उन पदों को बढ़ाएगी। क्लोजिंग किया जाए ठीक है, वैसे मुझे यानी लगता है यानी कि सारे सवालों का जवाब मिल गया है बिल्कुल, दर्शकों को जो बिल्कुल कि और आशुतोष जी मुझे लगता है अब शिक्षकों को और शिक्षक अभ्यर्थियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए क्योंकि हमेशा की तरह एक बार फिर से आनंद पुष्कर जी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और यही वजह रही कि जब मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई तो उन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की है और अच्छी बात ये है कि ये मुलाकात सकारात्मक रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा से आनंद पुष्कर जी से जुड़ेंगे और उन सवालों के भी जवाब हम देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार।